पिछला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिए थे और इस एक्सरसाइज में हम लोग को दो क्वेश्चन बचा हुआ था 9 और 10। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर चेक करने के दिया है कि x = 1 पर चेक कीजिए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग उस पर उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे LHS और RHS का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x = 1 पर LHS बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h होता है तो c हमारा 1 है तो 1 प्लस h हो जाएगा माइनस f1 यानी fc होता है तो c हमारा यहाँ पर 1 है। x = c पर हम लोग अवकलनीयता के LHS का सूत्र पढ़े हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस fc बाई h। इस सूत्र को हम लोग पढ़े हैं अवकलनीयता के सूत्र के LHS में। तो यहाँ पर c जो है x = c, यहाँ c मेरा 1 है तो c की जगह हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस h और f1 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं इस फंक्शन का मान लिखते हैं इसमें यानी वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस h माइनस 1 और यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे इसमें डायरेक्ट तो 1 माइनस 1 मिल जाएगा तो हमको मिलेगा मापांक में 1 माइनस 1 बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हमको मिल गया h और ये मिल गया 0 बटा में h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मापांक में h मिला यानी मॉड ऑफ h बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लेफ्ट हैंड लिमिट है h टेंड्स टू 0 होगा तो इस मापांक से ऋणात्मक निगेटिव h निकलेगा तो हम लोग को ये ऐसे कटाएंगे h से h तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 यानी कि क्योंकि माइनस 1 अचर फलन हो गया अचर फंक्शन यानी कांस्टेंट फंक्शन हो गया और कांस्टेंट फंक्शन में h है नहीं कि हम लोग 0 रखेंगे इसमें तो वही मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे RHS। RHS में हमको क्या मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h 1 प्लस h 1 है मेरा c माइनस f1 बटा में h इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h इसमें फिर रखेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा मापांक में बटा में h इक्वल टू हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर यहाँ पर मिलेगा हमको h और यहाँ पर मिलेगा 0 बाई h इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा मॉड ऑफ h बटा में h। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है इक्वल टू ये राइट हैंड लिमिट है ध्यान दीजिएगा राइट हैंड लिमिट में h ग्रेटर देन 0 होता है और h ग्रेटर देन 0 पर से ये मॉडुलस से ये पॉजिटिव निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा h बाई h इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर 1। हम लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं है तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS इसलिए x = 1 पर fx अवकलनीय नहीं है अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ fx is not differentiable at x = 1। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर लिखे हैं फंक्शन में बड़ा कोष्ठक में x है हम लोग जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन है या हायर इंटीजर फंक्शन है हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन जिसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं 11th क्लास में महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में। इसको हम लोग चेक करने को बोल रहा है कि x = 1 और x = 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये अवकलनीय है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट नंबर टिक करेंगे और लिखेंगे x = 1 पर हम लोग इस पर लिखेंगे LHS बराबर हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 बाई h। ये हम लोग अवकलनीयता का LHS का सूत्र होगा
अब क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन का मान हम लोग यहां से फंक्शन का मान निकालेंगे, यानी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये मान यहां रखेंगे तो यहां भी हो जाएगा, यानी कि हमको बड़ा कोष्ठक में मिलेगा 1 प्लस h, और जब 1 रखेंगे यहां पर तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा f बड़ा कोष्ठक में 1 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखिए कि इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर है 1 प्लस h, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम मान लिखेंगे। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट में h लेस देन 0 होता है, यानी कि h जो यहां पर है वो हमारा ऋणात्मक है, माइनस में। जैसे मान लीजिए -0.1, 0.2, ये मामूली परिवर्तन होगा। h जो है वो 1 में मामूली परिवर्तन करेगा, या तो इसे घटाएगा या बढ़ाएगा, लेकिन LHS में ये केवल और केवल घटाता है, बढ़ाता नहीं है। बढ़ाता कब है? RHS में, ये ध्यान दीजिएगा। तो LHS में h जो होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। यदि हम लोग यहाँ पर h की जगह पर -0.1 सबसे न्यूनतम मान रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 0.9। और हम लोग पढ़े हैं महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या पढ़े हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, 0.9 हमारा मिलेगा लगभग, यहाँ पर 0.9 हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन में ये इंटीजर रहेगा तो बराबर निकलेगा, इंटीजर नहीं रहेगा तो उससे छोटा इंटीजर निकालेंगे। तो 0.9 से हम लोग देख रहे हैं 0.9 से छोटा इंटीजर हमारा 0 मिल रहा है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो अधिक वाला 1 नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा क्या? 0, क्योंकि 0.9 से ये छोटा है तो हम लोग छोटा वाला मान लिखेंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0, और यहाँ पर ये 1 है, 1 इंटीजर है तो 1 के बराबर ही निकलेगा, तो 1 हो जाएगा बटा में h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1 बाई h। अब यहाँ पर h का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो -1 बाई 0 इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे RHS। RHS में भी फिर वही फंक्शन होगा, सेम सूत्र होगा, केवल संकेत में h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, बाकी सब वही होता है, f1 प्लस h माइनस f1 बटा में h। अब ध्यान, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फंक्शन 1 प्लस h है, यहाँ रखेंगे तो वही सेम मिलेगा जो पीछे वाला LHS में मिला है, 1 प्लस h ही मिलेगा, और इसमें भी -1 ही होगा, ये बड़ा कोष्ठक है, बटा में h। अब ध्यान दीजिए ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट में h ग्रेटर देन 0 होता है, h ग्रेटर देन 0, यानी कि h 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए कि यदि h को हम 0.1 मानते हैं, जैसे हम लोग LHS में लिए थे, उसी तरह 0.1 यहाँ भी हम लोग h की वैल्यू लेते हैं, तो 1 में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.01, और हम लोग जानते हैं कि 1.01 के ये जो इंटीजर है नहीं, यानी पूर्णांक है नहीं, तो ये बराबर तो निकलेगा नहीं, और महत्तम पूर्णांक फलन में या तो बराबर निकलता है या कम निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके बराबर निकालेंगे तो ये इंटीजर नहीं होगा, तो इससे कम निकालेंगे, तो 1.01 से कम 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हमको इसका मान मिल जाएगा 1, और ये 1 है बटा में h। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 में से 1 घटाएंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, तो यहाँ 0 बाई h मिलेगा, 0 में h से हम लोग भाग देंगे तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले 0, यानी हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अचल फलन 0 होगा, जिसमें h है नहीं मान रखेंगे तो डायरेक्ट इसका मान 0 लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि LHS इंफिनिटी है और RHS 0 है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। चलिए इसका बी नंबर पॉइंट x इक्वल टू 2 पर बोल रहा है चेक करने के लिए, x इक्वल टू 2 पर हम लोग लिखेंगे LHS सेम होगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन यहां पर इसमें हम लोग लिखे थे 1 प्लस h, इसमें 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस h लिखेंगे माइनस f2 बटा में h। अब यहां ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 प्लस h का मान जब यहां पर हम लोग रखेंगे तो यहां भी हमको मिल जाएगा, यानी बड़ा कोष्ठक में हमको मिलेगा 2 प्लस h, और f2 का मान मिलेगा बड़ा कोष्ठक में 2। अब ध्यान दीजिएगा ये भी LHS है,
जैसे पीछे वाला LHL में हम लोग किए थे उसी तरह ये भी LHL है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लोग को ये मान मिलेगा क्या। तो सबसे पहले देखिए 2 प्लस h में जैसे हम लोग LHL में 1 के लिए हम लोग 0.1 लिए थे, यहाँ भी यदि 0.1 लेंगे तो माइनस में मिलेगा, क्योंकि LHL है, LHL में h लेस देन 0 होता है। तो 0 से छोटा यदि h होगा इसका मतलब ऋणात्मक होगा यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव यदि हम लोग रखेंगे तो 2 माइनस 0.1 हो जाएगा यानी मिलेगा 1.9। ध्यान रखिए, तो 1.9 इंटीजर तो है नहीं कि बराबर हम लोग निकाल लेंगे, और बड़ा हमको निकालना नहीं है क्योंकि 1.9 से बड़ा इंटीजर 2 होता है। तो 2 तो निकलेगा नहीं क्योंकि बड़ा हम लोग इसमें निकाल नहीं सकते हैं, तो छोटा निकालेंगे। तो 1.9 से छोटा इंटीजर जो होगा वो 1 होगा, इसलिए यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। फिर उसके बाद ये 2 है तो 2 उसी तरह निकल जाएगा क्योंकि वो तो इंटीजर है, बराबर निकलेगा, बटा में h हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 घटा लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 2 घटाएंगे तो -1/h हो जाएगा। अब हम लोग h टेंड्स टू 0 रख देंगे, तो हम लोग को मिलेगा -1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। RHL लिखेंगे हम, RHL में हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h माइनस f2 बटा में h। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, फिर वही रखेंगे तो हमको फिर वही मिलेगा बड़ा कोष्ठक में 2 प्लस h और यहाँ पर मिलेगा f2। अब ध्यान दीजिएगा बटा में h है और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 2 प्लस h है, इसमें h ग्रेटर देन 0 यानी कि h जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में सबसे न्यूनतम मान यदि h का लेते हैं तो 0.1 लेंगे, तो 0.12 में जोड़ेंगे तो 2.1 हो जाएगा, और 2.1 जो होगा वो इंटीजर नहीं है, उसके बराबर हम निकाल नहीं सकते हैं, बड़ा भी नहीं निकालेंगे। तो 2.1 से छोटा हमारा इंटीजर 2 होगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और ये इसका मान 2 ही होगा बटा में h, तो मिल जाएगा 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसमें h है नहीं, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, h का मान तो हम लोग इसमें रख नहीं सकते हैं, तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि LHL इंफिनिटी है और RHL 0 है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और तब हम लोग लिख देंगे इसलिए x इक्वल टू 2 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यानी हम लोग इस प्रकार से किसी भी फलन के अवकलनीयता की हम लोग जांच कर सकते हैं। 5.2 एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलज यानी डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लीट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन में हम लोग किसी चर को दूसरे चर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। यानी अभी तक हम लोग 5.1 में जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, डेरिवेटिव्स ज्ञात किए हैं, वो सारा अस्पष्ट फलन था। इसका मतलब कि वैसा फंक्शन जिसको हम लोग y को x के पदों में लिख सकते हैं, x के पदों में यदि हम लोग लिख देंगे तो हम लोग उसे कहेंगे अस्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग जैसे मान लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे fx बराबर sin ax प्लस b, इसका हम लोग निकाले थे अवकलज डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं रिलेशन फंक्शन में fx को हम लोग y लिखते हैं, तो इसको हम लोग यदि y लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा sin ax प्लस b। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि जो y यहाँ पर हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल x के रूप में यहाँ पर प्राप्त है, यानी कि y को हम लोग वेरिएबल x के रूप में लिख चुके हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहा जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसका अभी हम लोग पीछे डेरिवेटिव्स ज्ञात किए हुए हैं 5.2 एक्सरसाइज में। अब हम लोग को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है एक इम्प्लीट फंक्शन का, कि वैसा फंक्शन जिसे हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पर एक और उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है y माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन को भी हम लोग y को x के पदों में लिख सकते हैं, इन दोनों को इधर कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो वेरिएबल y है
उस वेरिएबल y को हम लोग वेरिएबल x के रूप में बदल दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट x के सापेक्ष हम लोग अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। हमको dy dx प्राप्त हो जाएगा और इधर हमारा अवकलज प्राप्त हो जाएगा। और f डैश x ही dy dx है, ये आप लोग को मालूम है, हम लोग को परिभाषा में भी लिखवा चुके हैं कि यदि y बराबर fx हो तो उसके अवकलज को हम लोग dy dx लिखते हैं, और यदि fx हो तो f डैश x लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलज, यानी वैसा फलन। हम लोग ध्यान रखें यहाँ पर वैसा फलन जिसको चाहे जिसके कर दो, जिसके किसी चर का मतलब वेरिएबल को दूसरे चर के रूप में नहीं बदला जा सकता है, दूसरे चर के रूप में नहीं बदला जा सकता है, या बदलने में कठिनाई होती है। बदलने में कठिनाई होती है, यही लिख देते हैं, बदलने में कठिनाई होती है अस्पष्ट फलन कहलाता है। अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए y प्लस साइन y इक्वल टू cos x, मान लीजिए ये इक्वेशन है मेरा। इसमें हम लोग y को x के पदों में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए y बराबर हम लोग यदि इधर भी करते हैं तो cos x माइनस साइन y हो जाएगा, y इधर भी आ जाएगा। प्योर हमको y बराबर x के रूप में लिखना है, यानी कि इधर एक चर हो जाएगा y या x, और दूसरा चर केवल दूसरा तरफ जो होगा केवल या तो x होगा या केवल y होगा। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग इन दोनों को एक साथ रखे भी हैं तो ये दूसरा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें से हम लोग y कमन कर नहीं सकते हैं कि y कमन कर लेंगे तो फिर इस साइन को हम इधर भेज देंगे तो हमारा चर बदल जाएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं यहाँ पर। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे। यदि dy dx पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में dy dx पूछ रहा है तो हम लोग x के रेस्पेक्ट हम लोग अवकलन कर लेंगे, यानी कि अवकलन जो भी यहाँ पर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। और यदि यहाँ पर dx dy पूछ रहा है, यानी ऊपर x नीचे y है, यानी कि y के सापेक्ष हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे कि ये जो समीकरण हमको दिया गया है, ये जो फंक्शन हमको दिए गए हैं, इस फंक्शन में हम लोग को dy dx निकालना है या dx dy निकालना है। तो dy dx निकालना है तो डायरेक्ट हम पूरे समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dx dy निकालना है तो हम लोग पूरे समीकरण को y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या कि इसमें ddx इधर भी लग जाएगा, ddx इधर भी लग जाएगा, यानी कि दोनों साइड में हम लोग ddx लगाएंगे तो हमको मिलेगा y प्लस साइन y, और फिर उसके बाद इधर भी ddx लगेगा तो ddx cos x प्राप्त हो जाएगा हमको। हम लोग ddx यानी कि अवकलज का बीजगणित अलजेब्रा आप डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, ddx इसमें भी लग जाएगा और ddx इसमें भी लग जाएगा, हमको मालूम है पहले से ये थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy dx और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में d sin y dx। चलिए फिर उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर d dx of cos x का सूत्र हम लोग को मालूम है, 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमको मिलेगा माइनस sin x। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, y का डेरिवेटिव्स x के सापेक्ष यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष हमको क्या मिलेगा, dy dx लिखवाया जा चुका है थ्योरी में भी। यहां पर देखिए d sin y किस चीज का फंक्शन है, तो d sin y y का फंक्शन है, और फिर जो y है वो x का फंक्शन है, इक्वल टू माइनस sin x। ठीक है, यहां पर हम लोग को ऐसे प्राप्त होगा। अब यहां पर क्या मिलेगा, देखिए dy dx
और यहाँ पर साइन का हम लोग ऑकुलस लिख लेंगे, साइन का ऑकुलस y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर इसका ऑकुलस प्राप्त हो जाएगा यानी cos y हो जाएगा। और उसके बाद देखो इंटू में फिर dy dx प्राप्त होगा हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dy dx इक्वल टू माइनस साइन x। अब इसमें से हम लोग dy dx कॉमन कर सकते हैं, तो dy dx कॉमन कर लीजिए, तो dy dx बराबर इंटू में क्या मिलेगा 1 प्लस cos y इक्वल टू हमको मिल गया माइनस साइन x। तो हमको क्या प्राप्त हो गया dy dx बराबर देख लीजिए dy dx इक्वल टू माइनस साइन x बटा में 1 प्लस cos y। यही हमारा आंसर होगा यदि अस्पष्ट फलनों यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग ऐसे ही डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे। यदि dy dx पूछ रहा है तो, यदि dx dy पूछ रहा है तो फिर देखिए चलिए इसी को बना लेते हैं हम लोग फिर करके, फिर इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहां पर y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। इसको यदि हम लोग को dx dy निकालना है तो ध्यान रखना है कि dx dy में dx dy यदि हमको निकालना है तो dx dy में नीचे कौन सा वेरिएबल है y, तो y के सापेक्ष इसको अवकलन कर देंगे यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर हम लोग करेंगे लिखेंगे कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लोग को क्या मिलेगा dy लिखेंगे अब की बात, तो यहां पर क्या मिलेगा y प्लस साइन y और इक्वल टू हो जाएगा dy d sin x dy कर देते हैं, यहाँ पे cos x dy कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर दोनों में dy लग जाएगा यानी कि dy मिल जाएगा, प्लस यहां पर देखिए क्या मिल गया d sin y dy। फिर उसके बाद इधर हम लोग देख रहे हैं cos x जो है वो x का फंक्शन है, तो हम लोग पहले नीचे x लिख देंगे और फिर x जो है वो y का फंक्शन होगा, क्योंकि y के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो dy लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, यही चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि देख लीजिए चर यदि दोनों भिन्न हो तो उस स्थिति में हम लोग फलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी cos x x का फंक्शन हो जाएगा और x जो होगा वो y का फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लीजिए y का अवकलन y के सापेक्ष क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। sin y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा cos y होगा, cos y लिख देंगे। फिर यहां पर cos x का x के सापेक्ष माइनस sin x हो जाएगा और इनटू में मिलेगा dx dy, क्योंकि x का अवकलन y के सापेक्ष हो ही नहीं सकता है तो हम लोग उसी तरह उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है dx dy बराबर हमको क्या मिलेगा, तो dx dy बराबर देखिए माइनस साइन x इधर आएगा तो इसके बट्टा में हो जाएगा यानी कि 1 प्लस cos y बट्टा में माइनस साइन x। माइनस को हम लोग ऊपर कर लेते हैं 1 प्लस cos y बट्टा में साइन x, यही हमारा आंसर होगा। और देख लीजिए दोनों आंसर में अंतर है, यहां पर हम लोग dy dx निकाले हैं तो माइनस साइन x बाई 1 प्लस cos y मिला है और dx dy निकाले हैं तो माइनस 1 प्लस cos y बटा में sin x मिला है, यानी कि ठीक इसका व्युत्क्रम प्राप्त हुआ है, हम लोग आसानी से देख रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से अस्पष्ट फलनों का अवकलज जो होगा हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। अभी हम लोग देखें अस्पष्ट फलनों का अवकलज, अब हम लोग आगे देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज यानी डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं 12th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स x होता है यानी इनवर्स, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स x होगा, उसी तरह cos का cos इनवर्स x होगा, tan का tan इनवर्स x होगा, यानी कि इनका भी हम लोग अवकलज ज्ञात करना यहाँ पर सीखेंगे कि साइन इनवर्स x का अवकलज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे अस्पष्ट फलनों यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में इसको लिखेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि y बराबर साइन इनवर्स x, ये सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चर वेरिएबल y जो है वो वेरिएबल x के रूप में है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया अर्थात ये अस्पष्ट फलन हो गया। इसको भी हम लोग जैसे पीछे अवकलज किए हैं उसी तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इनवर्स का परिभाषा का प्रयोग करेंगे। तो इनवर्स का डेफिनेशन जो होता है उसके अनुसार हमको यहाँ पर क्या मिलेगा x बराबर sin y,
अब इस फंक्शन को हम लोग अवकलित करेंगे, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव्स हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। हमको फंक्शन जो दिया है y बराबर sin इनवर्स x है, यानी कि हमको dy dx निकालनी है। अभी हम बताएं आप लोगों को कि dy dx निकालना है तो x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dx इक्वल टू d sin y। अब यहां पर देखेंगे कि d sin y किस चीज का फंक्शन है, y का, तो हम लोग यहां पर y लिखेंगे, और फिर y किस चीज का फंक्शन है, x का, तो हम लोग यहां पर x लिख लेंगे। ये विस्तार करने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। ये हम लोग 5.2 चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का फंक्शन होता है ये हम बता चुके हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि यदि चर चेंज हो, यहाँ पर हम लोग ddx लगाते तो हम लोग को d sin y dx मिलता, लेकिन जब नीचे चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, d sin y dx हमको इसको लिखना पड़ता यदि ddx इसमें लगाते तो, लेकिन यहाँ पर y जो चर है, ये जो साइन है वो y चर के रूप में वेरिएबल y है, और नीचे हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलज प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में हम लोग फलनों के फलन सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी चेन रूल का प्रयोग करते हैं। तो चेन रूल में हम लोग को क्या प्राप्त होगा, साइन y का फंक्शन हो जाएगा, तो y हम लोग लिख देंगे नीचे, और फिर y का जो फंक्शन हमको प्राप्त होगा वो यदि x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको x प्राप्त होगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, कंपोजिट फंक्शन, इसमें जो पहला फंक्शन मेरा y हुआ और दूसरा फंक्शन साइन हुआ, ये ध्यान रखना है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है दो फलनों का, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, यानी संयुक्त फलन। हम लोग पढ़े हैं ना संयुक्त फलनों का अवकलज, तो वही है, ये संयुक्त फलन हो गया। x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो पहला फंक्शन y मिलेगा, दूसरा साइन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि dx का x के सापेक्ष अवकलन 1 मिलेगा, sin y का y के सापेक्ष अवकलन cos y मिलेगा, और ये मिल जाएगा dy dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो हमको मिलता है dy dx। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, ये जो हम dy dx लिख रहे हैं इसका मतलब होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं dy dx। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं dy बट्टा dx, ये बट्टा नहीं है, अवकलन जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो ये बट्टा नहीं है। इसको हम लोग इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो ddx ऑफ y, इसको ऐसे लिखना होता है, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ddx जो है वो कांस्टेंट है, अवकलज का ये संकेत है, साइन है, तो हम लोग इस साइन को यानी संकेत को हम लोग बट्टा का प्रयोग करके नहीं पढ़ेंगे, इसे d by dx नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ddx ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि फलन y का x के सापेक्ष अवकलन यदि हिंदी में पढ़ेंगे तो, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो एक चीज को ये भी नोट ये रहिएगा, बट्टा नहीं होता है। चलिए अब हमको यहाँ पर dy dx बराबर क्या मिल गया, देखिए dy dx बराबर cos y को हम इधर लेके आएंगे तो 1 by cos y हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फंक्शन के हिसाब से, पढ़े हुए हैं हम लोग फंक्शन के बीजगणित में, कि यदि ऊपर अचर हो, यानी ये जो फंक्शन है मेरा f(x) बटा में gx के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, तो ये रेशनल फंक्शन हो गया। रेशनल फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी हर 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन का मान जो होगा वो अपरिमित हो जाएगा, जिसको हम लोग जिसका स्वरूप नहीं दे सकते हैं, इन्फिनिटी हो जाता है। जिसका हमको स्वरूप मालूम नहीं है कि वो कौन सा अंक होगा या क्या होगा, हमको वो मालूम नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर कि cos y जो होगा वो y 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ है 1 by cos y, वो ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं where, यानी जहां cos y not equal to 0। अब ध्यान दीजिएगा कि जब cos y not equal to 0 होगा तो उस स्थिति में x हमको क्या प्राप्त होगा, यानी फलन। यहाँ पर तो समीकरण तो मेरा यहाँ है, तो यहाँ पर यदि हम लोग लिख रहे हैं cos y not equal to 0, तो यहाँ पर x किसको वेरी करेगा ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि y का मान यदि यहाँ पर हम लोग कुछ भी रखें तो x का सबसे न्यूनतम मान -1 और सबसे उच्चतम मान 1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि साइन का ऐसा रूल ही होता है, हम लोग पढ़े हैं 11 क्लास में, इसके डोमेन में पढ़े हुए हैं। साइन के डोमेन जो होता है वो क्या प्राप्त होता है, -1 से 1 तक।
तो वही यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर यदि हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर x जो होगा वो -1 से 1 तक होगा, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन हमको प्राप्त होगा -1 से 1, जबकि हम लोग 11th क्लास में रेंज में पढ़े थे -1 1। ठीक है, 11th में हम लोग रेंज में था, लेकिन यहाँ इनवर्स हो गया तो उसका डोमेन और रेंज आपस में बदल जाते हैं, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो साइन का जो डोमेन होगा वो साइन इनवर्स x का रेंज हो जाएगा, और जो साइन का रेंज होगा वो साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर cos y नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस स्थिति में अब हम लोग ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर dy dx बराबर, हमको तो हमारा क्वेश्चन जो था वो x के रूप में है, तो हमारा डेरिवेटिव्स भी x के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पर cos को हम लोग sin के रूप में बदल देंगे, क्योंकि sin का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो cos का sin के रूप में सूत्र होता है 1 माइनस sin स्क्वायर y अंडर रूट में। हम लोग जानते हैं ये सूत्र 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y बराबर होता है cos स्क्वायर y, और अंडर रूट cos स्क्वायर y का वर्गमूल यानी कि रूट क्या हो जाएगा cos y, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। यानी मैथमेटिक्स का क्या नियम होता है कि अगला पद पिछले पद के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग sin y का मान रख देंगे। sin y बराबर देखिए यहाँ पर क्या मिला है x, तो वो मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव्स यहाँ पर y का मान हम लोग रख देते हैं, ये y sin इनवर्स x का मान यदि यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा d sin इनवर्स x dx इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका ये फॉर्मूला प्राप्त होगा sin इनवर्स x के ऑपलस का। इसी तरह हम लोग cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का हम लोग सूत्र निकालेंगे। ये अभी हम लोग sin इनवर्स x का डेरिवेटिव ज्ञात किए, हमको क्या मिला 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे ज्ञात किए, उसी के आधार पर हम लोग बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स का हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसलिए बाकी हम नहीं दिखा पाए हैं, sin इनवर्स x का ही केवल हम दिखाए, उसी के आधार पर आप लोग cos का, tan का, cot का, sec का और cosec का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए उसके लिए एक हम लोग बॉक्स बना लिए हैं जिसमें सारा सूत्र हम लोग लिख दिए हैं, सारे त्रिकोणमितीय का इनवर्स फंक्शन का यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव्स लिख चुके हैं और उसका डोमेन। तो देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। sin इनवर्स x का अभी हम लोग निकाले 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cos का होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, tan का होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, cot का होता है -1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, sec का होता है 1 बाई x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का होता है -1 बाई x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये चलिए डोमेन चेक कर लेते हैं पहले कि डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि x का ऐसा मान जिस पर ये 0 हो जाए, डिनोमिनेटर या हर 0 हो जाए, तो वैसा मान को हम लोग डोमेन में नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 और -1 रखेंगे और स्क्वायर करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, और 0 से 1 में भाग देंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये अनंत हो जाएगा। और जिस इंफिनिटी का मतलब होता है ये परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित जिस पर नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर डोमेन में देखिए -1 और 1 को छोड़ करके ये लिखे हैं। छोटा कोष्ठक का मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल का मतलब खुला अंतराल, और खुला अंतराल का क्या होता है कि ये दोनों अंत बिंदु यानी दोनों एंड पॉइंट को हम लोग छोड़ करके बाकी इन दोनों के बीच के सभी बिंदुओं को लेंगे, लेकिन इन दोनों बिंदुओं को हम लोग नहीं लेंगे या इसके बाहर के किसी बिंदु को नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है कि ये -1 और 1 पर ये 0 हो जाता है, इसलिए -1 और 1 को छोड़ करके बाकी बीच के सारे बिंदुओं के लिए ये परिभाषित है, इसलिए इसका डोमेन -1 1 होगा। और सेम यही फंक्शन cos में भी है, इसलिए सेम डोमेन प्राप्त होगा। उसी तरह tan में देखिए यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में इसका डिनोमिनेटर है, इसका हर है। तो यहाँ पर x का मान हम लोग सारा कोई भी मान हम लोग रखेंगे तो ये कभी इंफिनिटी के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका हर 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसमें डोमेन r मिलेगा और उसी तरह cot में भी मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद चलते हैं sec और cosec में। तो sec में हम लोग को दो फंक्शन प्राप्त हो रहा है हर में, एक मिल रहा है x और एक मिल रहा है अंडर रूट x माइनस 1। तो अंडर रूट x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस x स्क्वायर दोनों सेम फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 और -1 रखेंगे तो दोनों पर 0 हो जाएगा, तो 1 और -1 को इसमें भी छोड़ देंगे, और x इक्वल टू 0 यदि रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। यानी तीन बिंदु को हम लोग छोड़ेंगे 0, -1 और 1, तीन को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर ये परिभाषित होगा, बाकी सब पर ये तीन पर केवल परिभाषित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर डोमेन में देखिए ∞ से -1 तक, यानी कि यदि संख्या रेखा से आप समझना चाहेंगे तो ध्यान दे दीजिए यहाँ पर -∞ तक हम लोग आते हैं, इधर जाते हैं और इधर जाते हैं हम लोग तो +∞ तक जाते हैं।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग को 0 को छोड़ देना है, -1 को छोड़ देना है और 1 को भी छोड़ देना है, तीनों को छोड़ना है। तो हमारा जो ये अंतराल मिल रहा है -∞ से -1 को हम लोग यदि छोटा कोष्टक में रख दें तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, और इसका मतलब ये होता है कि -∞ और -1 को छोड़ करके बीच की सारी बिंदुओं को हम लोग इसमें लेंगे, इस इंटरवल में। और उसी तरह अगला इंटरवल हमारा मिलेगा 1 to +∞, जिसमें 1 और ∞ को छोड़ करके बाकी सारे बिंदुओं को हम लोग लेंगे इसमें, यानी कि बाकी सारे बिंदुओं पर ये परिभाषित हो जाएगा, लेकिन इन पर परिभाषित नहीं होगा। तो वही डोमेन देख लीजिए प्राप्त हुआ है हमको, दोनों डोमेन लिखे हैं, एक 0 के बाएं वाला और एक 0 के दाएं वाला, बीच में यूनियन का चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है, उसको हम लोग एक साथ सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में का अंक हम लोग छोड़ चुके हैं 0 वाला। यदि 0 नहीं छोड़े होते तो डायरेक्ट -∞ से +∞ लिख देते, इसलिए डोमेन सेक का और कोसेक का दोनों का सेम प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी नीचे लिखे हुए हैं, जो सूत्र हम लोग 11th क्लास में सिद्ध कर चुके हैं। इसको यहाँ पर हम लोग इसको सिद्ध नहीं करेंगे, केवल हम इसलिए लिख देते हैं ताकि ये जो सूत्र है आप लोग को क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। यहाँ पर देखिए sin x का अवकलज होगा cos x, cos x का अवकलज होगा -sin x, tan x का अवकलज होगा sec स्क्वायर x, cot x का अवकलज हम लोग पढ़े हैं -cosec स्क्वायर x, sec x का पढ़े हैं sec x into tan x, cosec x का पढ़े हैं -cosec x into cot x, x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होगा, इसी तरह y का अवकलज y के सापेक्ष 1 होगा, z का अवकलज z के सापेक्ष 1 होगा, ये भी ध्यान रखना है। 1/x का अवकलज हम लोग पढ़े हैं log x, x to the power n का पढ़े हैं n x to the power n - 1 और √x का पढ़े हैं 1/2 √x। ठीक है, हम लोग 5.3 एक्सरसाइज के लिए जितना फॉर्मूला और थ्योरी जो भी पढ़ना था वो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग क्रमशः जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा अगला चैप्टर के लिए जो थ्योरी जो फॉर्मूला होगा वो वैसे वैसे हम लोग चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अभी जो हम लोग पढ़े हैं और 5.2 में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे या तरीका पढ़े थे डिफरेंशिएशन का, उस तरीका का भी यहाँ पर प्रयोग होगा, और अभी जो हम लोग पढ़े उस तरीका का भी प्रयोग होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग अवकलन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे पीछे वाला का पढ़ा हुआ का प्रयोग होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अस्पष्ट फलन है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको अवकलन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि dy dx ज्ञात कीजिए। तो dy dx ज्ञात करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि जो भी समीकरण है उसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए तो d dx लगाइए LHS में, 2x + 3y हो जाएगा। d dx हम लोग लगाएंगे sin x में, तो d sin x dx हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2x में d dx लगेगा, इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रखेंगे, लिखेंगे dx dx। उसी तरह इसमें 3 कांस्टेंट है तो लिखेंगे dy dx, और इधर sin x का अवकलज क्या होता है cos x। ये भी ध्यान रखिएगा, ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए, u + b के रूप में होता है। तो हम लोग d dx u का भी करते हैं, b का भी, यानी कि u का भी अवकलज ज्ञात करेंगे प्लस में b का भी अवकलज ज्ञात करते हैं। इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग अवकलन प्रक्रिया से अलग रखते हैं यदि उसमें किसी चर के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो। यदि केवल अचर है तो उसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अचर का अवकलज 0 होता है, इसलिए उसको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अवकलज अभी प्योर अवकलज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 1 x का x के सापेक्ष अवकलन और y का x के सापेक्ष अवकलन dy dx होगा, और बराबर में हमको cos x मिल गया। ये 2 × 2 हो जाएगा, 2 को इधर कर देंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा 3 dy dx = cos x - 2 हो जाएगा। तो dy dx बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, dy dx बराबर हमको मिल जाएगा cos x - 2/3, यही मेरा आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सेम 1 का ही क्वेश्चन है, केवल अंतर है सर का देख लीजिए, 2x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर sin x था तो यहाँ पर भी sin y कर दिया है। अब हम इसको भी उसी तरह करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहां पर आ जाते हैं। चलिए तो क्या होगा d dx of 2x + 3y = d dx of sin y। अभी हम लोग इस प्रकार का
क्वेश्चन उदाहरण में यानी थ्योरी में भी दिखा चुके हैं हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है, तो dx dx हो जाएगा। इसमें 3 कांस्टेंट है, 3 को अलग रखेंगे, dy dx हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि sin y किस चीज का फंक्शन है, y का, तो यहाँ पर हम लोग y लिखेंगे। और फिर y किस चीज का है, तो जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं उसका फंक्शन हो जाएगा यानी x का। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 × 1 + 3 × dy dx इक्वल टू हो जाएगा sin y का cos y और वो हो जाएगा dy dx। अब क्या करेंगे, इस dy dx को उधर लेके जाइए, तो हमको क्या मिलेगा, 2 = cos y dy dx - 3 dy dx। इससे हम लोग dy dx कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा cos y - 3 dy dx। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, dy dx बराबर हमको मिल जाएगा 2y cos y - 3। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं x + dy = cos y, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी क्या बोलते हैं इसको, अस्पष्ट फलन है। तो इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों है, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिखे हैं। इसका मतलब कि इस पूरे समीकरण की बात हो रही है कि पूरे समीकरण को हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज हम लोग ddx लगाएंगे इसमें। चलिए ddx of ax + by² इक्वल टू ddx of cos y। इसका हम लोग पहले विस्तार कर लेते हैं। तो a कांस्टेंट है, dx dx हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा b कांस्टेंट है तो dy² होगा, लेकिन y² जो होगा वो y का फंक्शन होगा, और फिर जो y होगा वो x का फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए d cos y, तो cos y y का फंक्शन है, तो हम लोग dy लिखेंगे नीचे, और फिर यहां पर लिखेंगे dy dx, यहां पर ऐसे प्राप्त होगा। यही विस्तार करना आप लोग को सीख लेना है। विस्तार करना तो हम लोग 5.2 में सीख ही चुके हैं, उसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x² x का फंक्शन होता है, उसी तरह y² y का फंक्शन होता है, और y x का क्यों हो जाएगा y, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो वो x का ही फंक्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या मिला, a × 1 मिल गया, प्लस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए b और y² का अवकलन x² की तरह होगा, तो x² का अवकलन होता है 2x, उसी तरह y² का अवकलन होगा 2y। तो b × 2y लिखेंगे, और फिर हम लोग y का अवकलन x के सापेक्ष dy dx हो जाएगा। फिर इक्वल टू देखिए क्या मिल रहा है, cos y का - sin y, और फिर dy dx। ठीक है, चलिए इसको सजा लेते हैं। a + 2by dy dx इक्वल टू -sin y dy dx। अब dy dx दोनों को एक ही साथ रख लीजिए, तो हम a को उधर कर देते हैं, sin y को इधर कर लेते हैं। 2by dy dx प्लस sin y उधर माइनस में है, तो sin इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, dy dx इक्वल टू -a। चलिए इसमें dy dx कॉमन कर लीजिए, तो 2by प्लस sin y dy dx इक्वल टू हमको प्राप्त होगा -a। इसलिए dy dx बराबर क्या मिल गया, देख लीजिए, dy dx बराबर हमको मिल गया -a बटा में 2by प्लस sin y। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, xy + y² इक्वल टू 10x + y, ये अस्पष्ट फलन है। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाए हैं, x के सापेक्ष इसको भी अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हमको देखिए ddx लगाएंगे LHS में, तो ddx सब लिखेंगे xy + y² इक्वल टू ddx सब लिखेंगे हम लोग RHS में भी 10x + y
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले u प्लस v के रूप में है, पहले u प्लस v के रूप में सजा लीजिए। तो dxy dx, फिर इसको हम लोग लिखेंगे dy स्क्वायर dx, इधर भी उसी तरह कर लीजिए d tan x dx, और फिर हो जाएगा प्लस में dy dx। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए x y का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा फंक्शन है जिसका हम लोग अवकलज कर रहे हैं, ये u इंटू v के रूप में है। तो u इंटू v के हम लोग सूत्र पर इसका विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले u का हम लोग अवकलज लिखेंगे, यानी कि dx dx हो जाएगा, इंटू में हमारा v रहेगा यानी y, फिर प्लस x को इंटू में रखेंगे, v का अवकलन करेंगे यानी कि u इंटू में हो जाएगा आपकी बात। फिर यहां पर प्लस में y स्क्वायर का देख लीजिए, ये किस चीज का फंक्शन है, y स्क्वायर y का फंक्शन होता है, और फिर y जो होता है वो x का फंक्शन होता है। तो हम लोग फिर उसको हम लोग लिख देंगे चेन रूल के अनुसार। tan x का अवकलज x के सापेक्ष हमको मिल जाता है sec स्क्वायर x, तो हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर x, और y का अवकलज x के सापेक्ष हमको मिलेगा dy dx। अब यहां पर भी हम लोग सुधार लेंगे इसको, यानी कि सही कर लेंगे कैसे, अवकलज करके 1 into y प्लस x into dy dx, प्लस ये हो जाएगा 2y और इंटू में हो जाएगा dy dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy dx, ये हमको प्राप्त होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं y प्लस x dy dx प्लस 2y dy dx, और इस dy dx को हम इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस dy dx इक्वल टू sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं इसमें करेंगे कि हम लोग को dy dx निकालना है, तो सारे dy dx को हम लोग एक साथ कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सारे dy dx को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो इसमें dy dx कॉमन कर लीजिए। तो dy dx कॉमन करेंगे तो इसमें x मिलेगा, इसमें 2y मिलेगा और उसमें -1 मिलेगा, इंटू dy dx कर लेते हैं इक्वल टू ये y को इधर कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y, और तब हम लोग dy dx बराबर लिखेंगे तो dy dx बराबर हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y बटा में x प्लस 2y माइनस 1। यही मेरा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, हम लोग बोर्ड पर लिख चुके हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 है। इसको भी हम लोग वही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग लिखेंगे अवकलन करने पर। तो चलिए ddx लगाइए, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ddx ऑफ 100, क्योंकि ये 100 कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसका अवकलज क्या होगा आप लोग जानते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं dx स्क्वायर dx प्लस यहां पर हो जाएगा dxy dx प्लस यहां पर हो जाएगा dy स्क्वायर dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलज शून्य होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए x स्क्वायर का अवकलज हम लोग जानते हैं 2x। अब यहां पर देखिए u into v के रूप में, फिर अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए उसी तरह इसका विस्तार करेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग को इतना नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट इसका अवकलज कर लेंगे। अभी शुरुआत है इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। dx into dx into y प्लस x into dy dx, फिर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, y का, फिर हम लोग लिख लेंगे यहां पर dy, फिर y किस चीज का है, x का, तो हम यहां पर लिख लेंगे dx इक्वल टू 0। हमको यहां पर मिल गया 2x प्लस 1 इंटू y प्लस x dy dx, इसको हटा देते हैं आप, इसका हो जाएगा 2y और उसका हो जाएगा dy dx इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान दीजिए इन दोनों में से dy dx कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 2y dy dx, और इन दोनों को हम लोग RHS में लेके चले जाएंगे तो ये जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा, इसलिए dy dx बराबर हमको क्या मिल गया, माइनस 2x प्लस y बटा में
x प्लस 2y, यही हमारा आंसर होगा।